नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85 के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल के अध्याय उद्योग वाले चैप्टर से ली गई है और यह एक पुनरावृत्ति कार्य है, अर्थात इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो एक एक करके हम इन सवालों को देखेंगे और जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, पहले 4 जो सवाल हैं वो लिखित सवाल हैं, दीर्घ उत्तर वाले सवाल हैं, इसीलिए हम इनको एक एक करके अन्यत्र देखेंगे। पहले सवालों की तरफ नज़र डाल लेते हैं और इन सवालों को हम हल करने के बाद वापस इस वर्कशीट पर लौटेंगे। पहला सवाल है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल है कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल है औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, कथन की व्याख्या कीजिए। चौथा, भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कारणों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, अब हम एक एक करके इन सवालों के जवाबों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का वर्णन कीजिए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्योगों की स्थापना आवश्यक है, लेकिन यही उद्योग पर्यावरणीय प्रदूषण को भी बढ़ाते हैं। इसके लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। जल का न्यूनतम प्रयोग तथा वर्षा जल संग्रहण। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो उसमें बड़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए पर्यावरण और जब इन उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अक्सर नदी में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित होता है। इसीलिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह प्रयास किया गया है कि उद्योगों में कम से कम पानी का इस्तेमाल किया जाए और जो पानी का इस्तेमाल किया जाए उसमें वर्षा के जल को भी संग्रहित करके उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा है वृक्षारोपण को बढ़ाना, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। हम जानते हैं कि जब उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो उद्योगों से बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और इसके कारण बड़ी मात्रा में धुआं उद्योगों से निकलकर हमारी वायुमंडल को दूषित करता है, और अगर हम बड़ी मात्रा में पेड़ों को लगाएं तो पेड़ इस प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। तीसरा है इको फ्रेंडली युक्तियों का इस्तेमाल करना। पर उद्योगों के मामले में यह तय किया गया है, आजकल ये कदम उठाया गया है कि हम ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करें कि जो इको फ्रेंडली हो, हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। चौथा है सतत पोषणीय विकास, अर्थात हमें विकास के ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें और साथ ही भविष्य में आने वाली भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए भी वो सुरक्षित रह सके। इसके बाद दोस्तों, अगला सवाल है कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वर्णन कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ता क्षेत्र है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। इसके अन्य केंद्र दिल्ली, मुंबई भी है। इसके अंतर्गत ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर आदि का निर्माण किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है, अर्थात देश की आर्थिक समृद्धि में इसने एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। दोस्तों, सवाल नंबर 3 है कि औद्योगिकरण तथा शहरीकरण साथ साथ चलते हैं, व्याख्या कीजिए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि माना जाता है कि जैसे जैसे किसी देश अथवा स्थान का विकास होता है वैसे वैसे उस स्थान का स्वरूप ग्रामीण से शहरी के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे जैसे किसी देश में उद्योग स्थापित होते हैं वैसे वैसे राज्यों का महत्व या शहरों का महत्व बढ़ता है, क्योंकि आमतौर पर किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उद्योग शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, जहां कृषि से अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और इससे अन्य गैर कृषकीय गतिविधियां तथा रोजगार का सृजन होता है। अतः माना जा सकता है कि औद्योगिकरण तथा शहरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। दोस्तों, चौथा सवाल है कि भारत में लौह और इस्पात क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में लौह तथा इस्पात क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए निम्न कारण जिम्मेदार हैं। नंबर 1, श्रम की अनुपलब्धता। दोस्तों, ये जो लौह और इस्पात के
संयंत्र हैं वो दरअसल ऐसे स्थानों पर उपलब्ध हैं जहां श्रम की आपूर्ति नहीं है। बहुत कम लोग वहां पर काम करने के लिए तैयार होते हैं और दरअसल ये आदिवासी क्षेत्रों में अधिकांश स्थापित है। इस वजह से यहाँ पर कार्य करने वाले कुशल श्रमिकों की कमी हमेशा महसूस की गई है। दूसरा है विस्थापन। इन उद्योगों की स्थापना की वजह से, संयंत्रों की स्थापना की वजह से बड़ी मात्रा में लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि जिन स्थानों पर ये संयंत्र स्थापित किए जाते हैं वहाँ पहले से कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, और जब आदिवासी लोग रहते हैं तो इन संयंत्रों की स्थापना की वजह से वो विस्थापित हो जाते हैं, और अक्सर आदिवासी लोग इस तरह की प्रक्रिया का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को हम नक्सलवादी कहते हैं। नक्सलवादी का तात्पर्य यही है कि वे राज्य की नीति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राज्य की नीति उनके हितों को नुकसान पहुंचा रही है। तीसरा है प्रशिक्षण का अभाव। दोस्तों, इन उद्योगों में, संयंत्रों में काम करने के लिए जितने कौशल की आवश्यकता होती है वो अक्सर नदारद रहता है। इस प्रकार ये उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं संयंत्र जितना ये कर सकते हैं। अतः यह भी इनकी अल्प उत्पादकता का एक कारण है। चौथा है संसाधनों तक पहुंच का अभाव। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब ये संयंत्र स्थापित किए जाते हैं तो अक्सर लोहों और इस्पात जैसे जो खनिज है वो उनको प्रकृति से निकाला जाता है, धरती से निकाला जाता है, और यहाँ जिन स्थानों पर ये संयंत्र स्थापित किए जाते हैं वहाँ पहले से कुछ लोगों का निवास होता है। अतः उनको हटाना और उनको हटाने के बाद फिर इन संयंत्रों को स्थापित करना ये एक मुश्किल कार्य है। इस वजह से इन संयंत्रों की स्थापना के बावजूद या स्थापना के क्रम में संसाधनों तक पहुंच एक मुख्य वजह है, जिसकी वजह से लौह एवं इस्पात संयंत्र अपना पूरा उत्पादकता प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वापस लौटते हैं आपकी वर्कशीट की तरफ। अब दोस्तों, एक अनुच्छेद दिया गया है, हमें इस अनुच्छेद को पढ़कर इस अनुच्छेद के आधार पर पूछे गए सवालों का जवाब देना है। तो चलिए पहले हम अनुच्छेद देखते हैं, उसके बाद हम इन सवालों को भी देखेंगे। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य उपयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने, पटसन किसानों को अधिक मूल्य सुनिश्चित करने तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति तैयार की गई। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, अब इस अनुच्छेद के आधार पर हमें सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है कि इस अनुच्छेद में किस उद्योग के बारे में चर्चा है? ए सूती वस्त्र, बी चीनी, सी जूट और डी रेशमी वस्त्र। तो इसमें जो चर्चा की गई है दोस्तों वो सी जूट के बारे में चर्चा की गई है। जूट और पटसन दोनों का मतलब एक ही होता है, और हम जिससे बोरी का निर्माण करते हैं, कट्टों का निर्माण करते हैं, वो दरअसल जूट होता है। दूसरा सवाल है, अनुच्छेद में दिए गए उद्योग के मामले में क्या चुनौतियां हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, दो कृत्रिम वस्त्र, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और कृत्रिम वस्त्र दोनों है, अतः सी इस सवाल का सही जवाब है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष बनाई गई? यह बनाई गई थी, इसके 4 विकल्प हैं, 2004, 2005, 2006 या 2001। अभी हमने इस अनुच्छेद में पढ़ा कि ये राष्ट्रीय जूट नीति 2005 में बनाई गई थी, अतः इस सवाल का जो जवाब है वह बी 2005 है। चौथा और अंतिम सवाल है कि उत्पादन की बढ़ती मांग का क्या कारण है? अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति, उत्पाद में विविधता, पर्यावरण संबंधी वैश्विक भिन्न चिंताएं, और डी सभी। तो अभी हमने देखा कि ये सारे कारण मिलकर दोबारा से विश्व में पटसन या जूट के महत्व को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार विकल्प डी इस सवाल का सही जवाब है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85। उम्मीद करता हूँ कि यह वर्कशीट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी,
और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।